देखो, पिछले क्लास वेव को डिफाइन किया हम लोग और टाइप्स ऑफ वेव को कर रहे थे। और आज हम लोग उस मेन काम करेंगे वेव का। टॉपिक बनाएंगे इक्वेशन ऑफ वेव। कौन वेव प्रोग्रेस। अच्छा चलो, जनरल नाम लें, अभी किसी पार्टिकुलर वेव का इक्वेशन नहीं। वेव दो टाइप का, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव, और एक एक्सटेंडिंग वेव भी होता है। सब के लिए कुछ जनरल बात, कॉमन बात पहले करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। वेव भी एक मोशन होता है, कोई ना कोई चीज का चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी का मोशन होता है। और किसी भी चीज के मोशन का एक इक्वेशंस डिफाइन करते हैं हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उस मोशन का या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। वेव का मोशन, वेव का इक्वेशंस क्या होगा, मैथमेटिकली वेव को कैसे पहचानेंगे आप। तो देखो, कुछ बात यहां पर लिखने जा रहे हैं, उसमें वो सब कंडीशंस को सेटिस्फाई जो भी कोई इक्वेशन करेगा उसको वेव इक्वेशन बोलेंगे। कौन वेव, उसका अभी बात नहीं करना है। ट्रैवलिंग वेव या स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव को प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव बोलते हैं। दो टाइप का ही वेव डिफाइन होता है। लेकिन अभी हम सबसे पहले कुछ जनरल बात लिखेंगे जो सब टाइप ऑफ वेव के लिए वैलिड होगा। पहला बात, फर्स्ट बात, जो भी इक्वेशन होगा उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक पोजीशन का और एक टाइम का। कोई भी फंक्शन होगा तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो होना ही चाहिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी ग्रेटर देन वन। ये फंक्शन का प्रॉपर्टी है। फंक्शन का प्रॉपर्टी ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी ग्रेटर देन वन। तो वेव का इक्वेशन में इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, must be in the form of y इक्वल टू एफ एक्स टी। ये वन डायमेंशनल वेव के लिए बात किया हम लोग। वेव भी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तो ये जो हम लोग लिखा वन फॉर वन डायमेंशनल वेव, इसमें x पोजीशन को डिनोट करेगा, t टाइम, और y हियर x, ये तो पोजीशन को डिनोट कर रहा है, पोजीशन और अलोंग एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस। और t टाइम को डिनोट किया। ये जरूरी बात, t कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं, टाइम ही होना चाहिए। और ये x को पोजीशन ही होना चाहिए। लेकिन y कैन रिप्रेजेंट, क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, वो सब जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा था पिछले क्लास। डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये वाई का फिजिकल मीनिंग। ऐसे तो एक तो और बात है वेव फंक्शन, वो क्वांटम मैकेनिक्स पर होगे तो यहां तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा कि y में बी एनी ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं भी हो सकता है y, ऐसा भी है। वो क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे आप, क्वांटम मैकेनिक्स में y का कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं होता है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होता है।
लेकिन ये सब जो, तो वो स्क्रोडिंजर्स वेव, मैटर वेव पढ़ेंगे हम लोग, एक तो मैटर वेव का भी इक्वेशंस लिखा जाएगा। यहां पर फोकस करो। वाई मे बी डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करता है कि आप ये इक्वेशन किस वेव के लिए ले रहे हैं। यदि वेव इन स्ट्रिंग के लिए आप ये इक्वेशन ले रहे हो, धागा वाला वेव के लिए, तो वाई का मीनिंग क्लियरली किससे होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट से होना चाहिए। क्योंकि धागा में जब वेव प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो वहां पर धागा का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग करवाना होता है, तो वहां के लिए वाई का फिजिकल मीनिंग डिस्प्लेसमेंट। ये वाई डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा किसके लिए? फॉर वेव इन स्ट्रिंग। धागा में जब वेव को डिस्कस करेंगे तो वाई को ये समझना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अभी खाली डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, ऐसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस समझना वाई को। जब आप साउंड वेव को डिस्कस करेंगे तो यही वाई का मीनिंग प्रेशर या डेंसिटी होगा। प्रेशर और डेंसिटी, ये जब आप फॉर साउंड वेव, तो कहोगे सर क्या वहां पी नहीं लिख सकते हो? वाई की जगह लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हो, डेंसिटी भी लिख सकते हो। अभी हम एक जनरल इक्वेशंस की बात करने चल रहे हैं। तो वाई में बी डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी। जब लाइट वेव के लिए बात करोगे तो ये वाई का मीनिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब फिजिकल मीनिंग रख सकता है। लेकिन एक्स इज ऑलवेज पोजीशन एंड टी इज टाइम। इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, यानी वो फंक्शन पोजीशन एंड टाइम का होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल में भी डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, उतार लीजिए सब कुछ। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन कि ये जो फंक्शन अभी लिखा था हम, दिस फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। द फंक्शन y equal to f(x)t must satisfy the differential equation del 2y by del t squared equal to v squared into del 2y by del x squared। ये सब वन डायमेंशनल वेव के लिए हम लिख रहे हैं। फिर आपको ये सब बात को हम जनरलाइज करेंगे थ्री डायमेंशनल वेव या टू डायमेंशनल वेव के लिए। अभी वन डायमेंशनल वेव 11 लेवल में थोड़ा वन डायमेंशनल वेव देखते थे आप। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव का। वो जो भी फंक्शन की बात किया था कि वो एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए और दिस फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव एक नेसेसरी कंडीशन ये, और एक तीन गो कंडीशंस है। वो तीन कंडीशंस को जो भी कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वेव इक्वेशन कहलाएगा। एक कंडीशन और, कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी, for any value of x and t, y should be finite। ये तीन नेसेसरी कंडीशंस फॉर एन इक्वेशन टू बी वेव इक्वेशन। इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं किया तो वो वेव इक्वेशन नहीं होगा। अब देखो
एक कंडीशन, दो कंडीशंस हम और यहाँ अटैच करने जा रहे हैं, लेकिन वो वेव का कंडीशन है, वो प्रोग्रेसिव वेव होने के लिए पर्सनली और स्टैंडिंग वेव होने के लिए, ये तीन कोई भी वेव के लिए जरूरी है। लेकिन वो इक्वेशन यदि प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हो तो फिर उसके लिए वो और कंडीशंस आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप अभी सर स्टार्टिंग y है। should be सर y should be finite means फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी वाई शुड बी फाइनाइट, यानी उस वो जो फंक्शन था उसमें एक्स और टी का कोई भी वैल्यू डाले वाई इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा सर फंक्शनल मतलब रिलेशन टी और एक्स का फंक्शनल रिलेशन कुछ इस तरह से हो कि उसका कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे तो वाई का वैल्यू इंफिनिटी नहीं आना है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट होना डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग पिछला क्लास में क्या बात किया था, वाइब्रेशन की बात किया था कि जब वेव प्रोपैगेट करेगा तो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो क्या उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इनफाइनाइट होना चाहिए? नो सर। वाइब्रेशन में तो रिटर्निंग पॉइंट होना चाहिए ना, इधर जा रहा था तो कहीं ना कहीं से तो रिटर्न होना चाहिए उसको, फिर नीचे जा रहा था तो नीचे से भी कहीं रिटर्न होना चाहिए, तब ना वाइब्रेशन। एक के दिशा में चलते रह गया तो फिर वाइब्रेशन डिफाइन हुआ हाँ सर। कैसे? इंफिनिटी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंफिनिटी कैसे हो जाएगा? जब एक ही दिशा में नहीं जाना है, हमेशा रिटर्निंग होना है, तो वाई शुड बी फाइनाइट। क्या वेव का प्रोपैगेशन तो मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन, और जब वाइब्रेशन वर्ड यूज किया, कभी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंफिनिटी नहीं होता है। ये तीन कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ वेव, और एक दो कंडीशंस हम डालेंगे पर्सनली फॉर प्रोग्रेसिव वेव होने के लिए। वो ये कि फॉर एन इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, या उसको ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हो प्रोग्रेसिव वेव को, इक्वेशन मस्ट बी इस टाइप का होना चाहिए इक्वेशन, y इक्वल टू, वो फंक्शन को इस मॉडल का होना चाहिए, ax प्लस माइनस बीटी मॉडल का वो फंक्शन होना चाहिए, यानी टाइम फैक्टर एंड पोजीशन फैक्टर लीनियरली कंबाइंड हो। प्लस माइनस साइन के साथ कोई चीज अटैच है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये जरूरी बात फॉर एन इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, टाइम फैक्टर एंड पोजीशन। अभी तो इससे पहले खाली बोला था कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी, लेकिन x और t में कैसा रिलेशन, x बाई टी भी हो सकता है, x इंटू टी भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना है, वो प्लस माइनस साइन के साथ अटैच होना चाहिए x और t, तो वो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कहलाएगा। और एक एक्सटेंडिंग वेव, देखो ये जो लिखा ना इक्वेशन, इसको भी सेटिस्फाई करना है, वो पहला तीन कंडीशन तो होना ही चाहिए, उसके बाद जैसा फंक्शनल रिलेशन रखना है आप रखो, लेकिन वो फंक्शनल रिलेशन इसको सेटिस्फाई करे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। हम सब वेरीफाई करके दिखाते हैं, कंडीशंस लिखने दीजिए हमको। और फॉर एन इक्वेशन टू बी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, वो इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ
यहां मल्टीप्लाइड फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए। एक्स का फंक्शन अलग इंटू टी का फंक्शन अलग, इस टाइप का होना चाहिए स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होने के लिए। तो अब चलो, ये तो हम लोग वन डायमेंशनल वेव का कंडीशंस लिखा। यदि टू डायमेंशनल या इन जनरल थ्री डायमेंशनल वेव होगा तो फिर ये सब कुछ में चेंजिंग करेंगे हम लोग। फॉर थ्री डायमेंशनल वेव जो y वाला फंक्शन की बात किया था वो फंक्शन होना चाहिए एक्स टी नहीं लिख के पोजीशन वेक्टर आर टी लिखेंगे, या इसको ये y तो जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ही हो, ये इसको चलो कैपिटल Y लिख दे रहे हैं। चलो उस y स्मॉल y को आप डिस्प्लेसमेंट समझ लोगे, ये हो भी सकता है डिस्प्लेसमेंट, नहीं भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। और ये फंक्शन है पोजीशन वेक्टर इनटू टाइम, और पोजीशन वेक्टर की जगह आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई जेड सिंपली इनटू टी एंड टी। पोजीशन वेक्टर फंक्शन होता है ना एक्स वाई जेड का, इसलिए ये थ्री डायमेंशनल वेव का फॉर्म। और वन डायमेंशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चेंजिंग आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए फॉर थ्री डायमेंशनल वेव? डिफरेंशियल इक्वेशन इस मॉडल का ये d2 कैपिटल y बाई डी टी स्क्वायर डेल 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 टी स्क्वायर। देखो बाद में d भी लिख दे तो चलेगा, वो सब क्यों बताएंगे। ये पता चल गया कि y फंक्शन पोजीशन का भी है और टाइम का भी है, तो आप कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y तो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है, दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे r को और एक्सपेंड कीजिएगा तो x y z t, ये चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y में, तो y को आप यहाँ डबल डिफरेंशिएशन ओनली t वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, उस समय एज ए कांस्टेंट, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल। तो इसलिए यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें। और इधर ये तो v स्क्वायर रहेगा ही, और यहां पर जो सिंपली डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया था, इसमें वो एक्चुअली चेंज होता है। ये डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वाई बाई डेल जेड स्क्वायर। ये कैपिटल वाई कुछ भी हो सकता है ये, या इसको आप लिख सकते हो, ये हम लोग डाइवर्जेंस लैप्लेसियन ऑपरेटर पढ़ा था वेक्टर कैलकुलस में, तो इसको आप लिख सकते हो डेल टू वाई। ये डेल टू डिफाइन था ना इस तरह से, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, यही तो है। ये कैपिटल वाई को कॉमन कर दिया, तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल वेव को लिखते हैं हम लोग। अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरे ऑप्टिक्स पढ़ने में आपको ये थ्री डायमेंशनल से जरूरत नहीं है, जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तब थ्री डायमेंशनल वेव की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग वेव का, इसलिए ये एक बार डिस्कस कर दिया थ्री डायमेंशनल वेव का इक्वेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर 2 में आपको वन डायमेंशनल वेव में सब काम करना है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, कोई कुछ इक्वेशंस लेंगे, बोलेंगे कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं है। अभी जो कंडीशंस लिखा उसको चेक करना होगा सब में। देखो ये मिटा दें। यस यस सर।
टेंशन मत लो, ये जितने भी कंडीशंस हम लिखे सबका हम प्रूफ करेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो तो फेमस क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना धागा वाले वेव के लिए एंड लिक्विड में, गैस में। जब वेव गैस में फ्लूइड मीडियम में प्रोपैगेट करे यानी साउंड वेव, उसके लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। जब वेव स्ट्रिंग में प्रोपैगेट करेगा तब आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो ये स्ट्रिंग वाला और फिर इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, एस्टैब्लिश डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन फ्लूइड। ये फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना। देखिए कुछ इक्वेशंस देखो आप एग्जांपल में, मान लो ये y इक्वल कैपिटल Y इक्वल टू, हम यहाँ पर लेते हैं 2/3 प्लस 4x माइनस 2t का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन लेते हैं हम, y बराबर 2/3 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 2t का होल स्क्वायर। देखो ये वेव का इक्वेशन है लेकिन ये नहीं है। क्या है, पहला प्रॉपर्टी तो दोनों में दिख रहा है कि y फंक्शन है xt का, ठीक है, ये तो दोनों में दिख रहा है। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला था उसको भी दोनों सेटिस्फाई करेगा। आप करके देखना, क्या करना ना, यहाँ से del 2y बाय del x स्क्वायर निकालना, फिर del 2y बाय del t स्क्वायर निकालना, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइप का आ जाता है। उतना लंबा बात पर हम नहीं करेंगे यहाँ पर, हम वो करता है ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चेक करना हो तो 2 बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यानी यहां से ये फाइंड कर लेना होगा एंड फिर आप अलग से ये फाइंड कर लेना, और तब देखना दोनों के बीच इस टाइप का ही एक रिलेशन नजर आएगा। अब यहाँ जो कुछ भी आवे, यहाँ आएगा आपको कितना 1/2 आएगा, 1/2 आएगा यहाँ, इसके लिए या इसके लिए यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा v स्क्वायर की जगह, इनटू ये मिलना चाहिए आपको। देख लेना करके, आप डिफरेंशिएशन करके देख लेना, इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा इस दोनों के बीच, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्यों हुआ ये क्यों नहीं हुआ, वो तीसरा कंडीशन के चलते हम ये बोल दिया। तीसरा कंडीशन बोला था फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t y शुड बी फाइनाइट। यही प्रॉब्लम है इसमें, एक वैल्यू x और t का ऐसा है जब ये फंक्शन में y का वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगा। देखो यहां माइनस साइन है, अब कोई x और t ऐसा होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे वो t और x का वैल्यू डाल के, तो ये +3 आने का चांस है इस टर्म को, ये टर्म +3 आज होगा, कोई xt पता नहीं, जिस पर ये +3 होगा, और ये 3 - 3 0, नीचे 0 आ गया, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी। एक xt ऐसा है जब ये फंक्शन इंफिनिटी हो जा रहा है, लेकिन ये कोई x और t ऐसा नहीं है जब ये फंक्शन इंफिनिटी होगा, क्योंकि नीचे 0 आएगा ही नहीं। आपको यहाँ प्लस साइन है, देखो यहाँ होल स्क्वायर है, ध्यान देना। आप कहोगे सर ये कहीं -3 आ जाता, कोई xt पर ये -3 है, तो यहाँ होल स्क्वायर डाल दिया, सो ये होल स्क्वायर डाल दिया, पॉजिटिव कर देगा इसको, यानी नीचे कभी 0 आएगा ही नहीं, यहाँ कोई xt पर नहीं, इसलिए यहाँ y कभी आपका इंफिनिटी नहीं होगा। इसलिए ये हुआ, ये xt का फंक्शन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई ऐसा x और t नहीं है जिस पर ये इंफिनिटी है। यही 3 कंडीशन तो चाहिए था, इसमें है, वो हुआ वो वेव का इक्वेशन। और एग्जांपल देखो,
देखो वेव का इक्वेशन में भी अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं वेव का इक्वेशन हमेशा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का ही हो, ए कॉस, अभी तक ऐसे ही देखते आए थे, कोई जरूरी नहीं है। एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है वेव। लेकिन हम लोग को ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक वेव देखना है, ऐसा वेव जिसका फंक्शन साइन कॉस में हो, वो जरूरी है। लेकिन अलजेब्रिक भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल वेव का तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो खाली एक्सपोनेंशियल वेव का बात करेंगे वहां। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है वेव में, आगे चल के देखना। वेव का इक्वेशन में एक रियल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वेव का, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का, जिसमें रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। हम लोग का अभी तक आदत है खाली वेव उसका रियल पार्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का इक्वेशंस, वेव का इक्वेशन, ये y बराबर है ना, ये समथिंग प्लस समथिंग आई इमेजिनरी नंबर, इस मॉडल का वेव का इक्वेशन होगा। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव सब क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा वो सब बात। अभी सिंपल वेव जो 11-12 लेवल से साइन कॉस में रिप्रेजेंट करते थे रियल वेव, उसी से सब काम होना है। अब देखो ना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ 2t माइनस 3x ही लिख सकते हो आप। ओमेगा क्या है, के क्या है, उस सब बात पर आ रहे हैं। तो ये भी वेव का इक्वेशन हुआ। ये अलजेब्रिक वेव, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वेव या हार्मोनिक वेव बोलते हैं इसको। इसमें भी कोई x और t ऐसा नहीं है जिस पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन थीटा है इसका, तो मैक्सिमम और मिनिमम जानिए रहे हो साइन का, +1 एंड -1। जब साइन लग गया तो x और t में ऐसा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए जब ये साइन का साइने डिफाइन नहीं हो। और x और t का फंक्शन है ही, एक्स टी का फंक्शन है ये जो है ना, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, इसको भी ये भी करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, हम नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को घर पर चेक कर सकते हो, हम इसका करके दिखाते हैं। देखो इसमें उस सब प्रॉपर्टी है वेव होने के लिए। पहला प्रॉपर्टी की ये फंक्शन है एक्स टी का, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी की ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो कैसे, एक बार आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में करो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया। तो दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में करने चलो। पहले एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस के ए कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी कांस्टेंट मानेंगे उस समय, ये वेरिएबल है, ये आएगा। एक बार और करोगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस प्लस के स्क्वायर। लेकिन यहां पर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये आया माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या करना, ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इतना डिवाइडेड बाय माइनस के स्क्वायर। तो यहां से ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू मिलेगा
-1/k² इंटू del 2y बाय del x², ये आएगा। और ये वैल्यू जो आया उसको यहां पर पुट कर दो, इसमें इतना की जगह डाल दो, इतना की जगह यहां पर डालिएगा। तो ये -ω² इंटू -1/k² इंटू del 2y बाय del x², ये माइनस माइनस कल कैंसिल हुआ तो आ तो गया, देखिए आ तो गया। ये एक लाइन ये मिटाते हैं, ये वाला लाइन ना, लिखे हो गए ये वाला लाइन। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये del 2y बाय del t² इक्वल टू ω/k का होल स्क्वायर इंटू del 2y बाय, आ तो गया उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये v² की जगह आया। ठीक है, तो क्लियरली वो जो इक्वेशन हम लोग लिखा था। अच्छा, और x और साइन का चूंकि मैक्सिमम वैल्यू कभी इंफिनिटी नहीं होता है, +1 होता है, तो y का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा। तो तीनों कंडीशंस इसमें है, इसलिए ये वेव का इक्वेशन है। इसको बोल सकते हैं हम यहां पर, हेंस y बराबर a sin ω t - kx satisfy all three conditions of ये जो y बराबर a sin ω t - kx को चेक करना था कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं, तो है, सब कुछ सेटिस्फाई। y फंक्शन x t का है, ये फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कभी इंफिनिटी नहीं होता है, इसलिए y का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा। तो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। और एक तो बात ये कि ये जो फंक्शन है y बराबर a sin ω t - kx, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ कंडीशन को। ये इस मॉडल का है, देखो ax ± bt मॉडल का है ये, यानी x फैक्टर एंड टाइम फैक्टर लीनियरली कंबाइंड है, प्लस माइनस साइन के साथ अटैच है ये टाइम फैक्टर और एक्स फैक्टर, इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव का भी इक्वेशन है। एंड इट इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। पहले तो चेक किया वेव का इक्वेशन है कि नहीं, अब फिर देख रहे हैं कि ये इस मॉडल का फंक्शन है, इसलिए इट इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। और साइन में लेके चला, कॉस में लेके चलते वो भी ठीक था, वो भी चलता। y बराबर a कॉस, और भी बात सबको बताएंगे, ये a क्या है, ओमेगा क्या क्या नाम है, k क्या है, ये सब बात पर आएंगे। अभी फंक्शनल फॉर्म को खाली देखना है। अब उस फंक्शन के अंदर कौन सिंबल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस सब बात पर आया जाएगा बाद में। अभी फंक्शनल फॉर्म खाली देखो, y बराबर a cos ω t - kx। अच्छा, एक बात और, ओमेगा माइनस साइन है तो आप किसको इधर रखोगे, टाइम वाले को इधर, पोजीशन वाले को किधर, पोजीशन वाले को इधर, टाइम वाले को, ये सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उससे क्या चेंजिंग होगा वो बात बस जानना है। हम अभी पोजीशन वाले को पहले रखते हैं और टाइम वाले को इधर, ये भी ठीक है, चलेगा, ये भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सब कुछ है, सब सारा इसमें। कॉस का भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी नहीं होता है, यानी y इंफिनिटी नहीं होगा। एक्स टी का फंक्शन भी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी वेव इक्वेशन है, और ये भी प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, ये भी इस टाइप का है।
तो हम लोग कभी साइन के फॉर्म में ले लेते थे वेव का इक्वेशन, कभी कॉस के टर्म्स में, और दोनों को कॉमनली हार्मोनिक वेव बोलेंगे क्योंकि साइन कॉस का फंक्शन में है, पीरियोडिक फंक्शन है होता है साइन एंड कॉस। हार्मोनिक, पीरियोडिक वर्ड से ही हार्मोनिक वर्ड आता है। एंड बोथ आर कॉल्ड हार्मोनिक वेव। ये जो लिया ये हार्मोनिक वेव, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का ये इक्वेशंस है। एसएचएम का भी इक्वेशन ऐसा ही होता था, लेकिन एसएचएम के इक्वेशन में एक गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली टाइम रहता है, पोजीशन नहीं। वेव के इक्वेशन में पोजीशन एंड टाइम दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ऐसा क्यों वेव के इक्वेशन में पोजीशन टाइम दोनों होना चाहिए? ऐसा क्या बात है वेव में जो इसका इक्वेशंस में पोजीशन एंड टाइम दोनों हो? बोथ आर कॉल्ड हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वर्ड चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का ये इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन बस ऐसा लेते थे, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, इस मॉडल का। वहां पर एक वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यहाँ पर पोजीशन एंड टाइम दोनों इंडिपेंडेंट, लेकिन फॉर्म तो वही है ना फंक्शन का। ये भी साइन का कॉस का फंक्शन में, भी साइन कॉस के, इसके भी पीछे ए जिसको एम्पलीट्यूड बोलते थे वाइब्रेशन का, यहाँ भी ए का नाम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ही होगा। बात जब आएंगे इस सब बात को डिस्कस करने तो अब चलो। हाँ, ये माइनस प्लस साइन कौन किधर है उससे क्या चेंजिंग होगा? टाइम इधर, पोजीशन इधर, टाइम इधर, इससे क्या प्रॉब्लम होना है? ऐसा होने से वेव का कौन चीज में चेंजिंग आएगा? प्लस साइन भी हो सकता है सर, बीच में माइनस रहेगा ही, प्लस नहीं रहेगा कहीं? हाँ, प्लस भी होगा, वो प्लस भी होगा। उसी को तो डिस्क्राइब करना है। प्लस रहा तो क्या समझना, माइनस रहा तो क्या समझना। अब माइनस रहा तो कौन किधर है, टाइम उधर, एक्स इधर, एक्स उधर, उससे क्या समझना, इस सब बात को भी डिस्कस करने चले हैं। उससे तो पहले ये देख लो कि एक्स और टी रहना जरूरी है क्या वेव के इक्वेशन में? एक के गो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों नहीं रहा? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों रहा? तो देखो, जब वेव का फंक्शन फॉर्म करने चला था, फिजिक्स वाले लोग जो भी वेव को डिस्कवर न्यूटन किया था, इनिशियल डिस्कवरी न्यूटन का है, तो वो क्या देखा? धागा से ही वो डिसाइड किया था। धागा में तो वेव दिखता है, धागा से डिसाइड किया था। जब वेव एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का शेप इस तरह का आप देखते हो, और ये जो शेप है, कोई एक जो शेप है उसको वेव पल्स नाम दिया, होल शेप का नाम वेव ट्रेन दिया था नाम। और कोई चीज ऐसा है कि जाते हुए नजर आ रहा है, मूव करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, हम लोग वेव का सारा बात को जरूरी नहीं वेव ट्रेन से ही समझे, वेव पल्स से भी समझ सकते हो। तो क्या होता है ना, देखिए यहां से देखो आप बात। आप कोई पार्टिकुलर, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, कोई पार्टिकुलर पार्टिकल को आप पर फोकस करना, इसका अपना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये इसका, और चूंकि ये पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहा है ना इस लाइन के अलोंग, वेव जब इधर चलता है, वेव इधर प्रोपैगेट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मीडियम का पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करता है। ये स्ट्रिंग वेव का नेचर है, ट्रांसवर्स वेव होता है स्ट्रिंग में। पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन
एंड वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग, यानी इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है y, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। y इज द फंक्शन ऑफ टाइम फॉर फिक्स्ड x, x को फिक्स कर दिया, मतलब हम हमेशा इसी पार्टिकल को देख रहे हैं। इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, ये y डायरेक्शन में कहीं भी होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो हमेशा एक ही रहेगा नहीं। तो जब हम कोई एक पार्टिकल को ही देखते रहे, मींस कि हम x कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया, तो क्या दिखाई देता है, वो पार्टिकल का हाइट अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिखाई देता है। अच्छा, दूसरा चीज देखो, अब हम अब क्या करते हैं, टाइम को फिक्स करते हैं। मतलब एक ही टाइम पर बहुत पार्टिकल को देखते हैं, जिस टाइम पर इस पार्टिकल को देखा उसी टाइम पर इस पार्टिकल को देखा, उसी टाइम पर इस पार्टिकल को देखा, यानी अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट वाला पार्टिकल को देख रहे हो आप, लेकिन एक ही टाइम पर देख रहे हो, तो भी तो हाइट अलग अलग है। यानी y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x फॉर फिक्स्ड t। इसका मीनिंग हुआ y फंक्शन ऑफ x मीन्स कि अलग अलग पार्टिकल का हाइट अलग अलग होना, x अलग अलग होना यानी पार्टिकल अलग अलग होना। अलग अलग x पर अलग अलग पार्टिकल्स है ना, उसका भी हाइट अलग अलग है, यानी डिफरेंट x पर वाला पार्टिकल का y अलग है, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन ये बात एक ही टाइम पर देख रहे हो सब पार्टिकल को, तो ये नेचर दिख रहा था स्ट्रिंग में कि एक पार्टिकल को ऑलवेज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भी हाइट अलग अलग नजर आ रहा है, और जब डिफरेंट पार्टिकल को एक ही टाइम पर देख रहे हैं तब भी हाइट अलग अलग नजर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, thus y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ। ऐसे पहले लैंग्वेज में लिखो, y is the function of x and t both। तो पहली बार इसलिए हम लोग पहला कंडीशन यही लिखा था कि y must be function of x and t, यदि वेव का इक्वेशन होना है तो। समझे ये नेचर कैसे डिसाइड हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हूं आपको। अब उसके बाद तो समझ रहे, उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए उस मॉडल का, उसको भी प्रूव करेंगे, वो तो मेन क्वेश्चन है। एस्टैब्लिश डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। हाँ, अब आइए, बोल रहे थे कि वो माइनस प्लस बीच में होगा इक्वेशंस में, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, इसको उतार लो। ये समझ में आया क्या किया यहाँ? यस सर। ये बात, ये कंडीशंस कैसे अचीव किया गया था वेव के लिए, वो डिस्कस किया हम लोग। ठीक है, चलो देखो, ये प्लस माइनस साइन से क्या समझना आपको। देखो हम पहले साइन कॉस क्या, हम इस फॉर्म में, हम लोग को अभी प्रोग्रेसिव वेव का ही जरूरत है। पूरे इस ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें प्रोग्रेसिव वेव से मतलब है। तो इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते हैं, ax प्लस माइनस bt। इस बार अब a की जगह आप k लिखते हो, अभी साइन वाला में साइन कॉस, आप b की जगह ओमेगा लिखते हो, तो उस सब बात पर आएंगे। जनरल फॉर्म पर बात करें
यदि प्लस साइन हो, टाइम फैक्टर एंड एक्स फैक्टर के बीच यदि प्लस साइन हो, तो क्या समझना, वेव प्रोपैगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेव प्रोपैगेट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए एक बात जरूरी वेव प्रोपैगेशन में कि वेव प्रोपैगेट किधर कर रहा है और मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट किधर कर रहा है, ये क्लियर होना जरूरी है। ट्रांसवर्स वेव यदि होगा तो क्लियरली पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड वेव का प्रोपैगेशन परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो कौन डायरेक्शन, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है वो तो यहां से समझ लोगे। यहाँ यदि y है तो समझेंगे y डायरेक्शन में वाइब्रेट, यहाँ z है समझेंगे z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। और यहाँ वाला जो सिंबल है x, पहली बात कि ये दोनों सिंबल सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर नेचर का होता है, वेव का प्रोपैगेशन और वाइब्रेशन, ये दोनों सिंबल डिफरेंट होना चाहिए। यदि ये y है तो इसको x या z ले लो, z भी ले सकते हो, y नहीं ले सकते हो इसको ट्रांसवर्स वेव में। तो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन को। x है तो इसलिए x एक्सिस के लॉन्ग प्रोपैगेट करने की बात किया। अब कौन x एक्सिस, निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो इस साइन से डिसाइड करना। यदि बीच में प्लस साइन हो t और x के बीच तो निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग जाते हुए समझना, और यदि निगेटिव साइन हो इस दोनों के बीच तो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग जाते हुए समझो। उल्टा बात, प्रोपैगेटिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। देखिए ये सब मैथमेटिक्स की बात है, फिजिक्स का बात नहीं। देखो आप देखो शायद पढ़े भी होगे फंक्शन में, ये सब बात फंक्शन में पढ़े होगे, याद दिलाते हैं हम आपको। मान लीजिए कि y बराबर मॉड x एक फंक्शन है, तो मॉड x का सब कोई जानते हैं ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से चलता है मॉड x का ग्राफ ये। लेकिन इसी में आपको बोलते हैं y बराबर मॉड x -2 का ग्राफ खींचो, तो इसका ग्राफ 2 यूनिट आगे डिस्प्लेस्ड होगा ओरिजिन से, ये x का वैल्यू 2 रहेगा। ये हुआ ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x -2 का। यदि आपको बोलते y बराबर मॉड x +2 का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो पीछे ले आता है। ये हुआ y बराबर मॉड x +2 का ग्राफ, और ये डॉट वाला जो है वो y बराबर मॉड x का ग्राफ है। ये सब किया हुआ होगा मैथमेटिक्स में, आपको किए होंगे, एकदम किए होंगे आप तो देखो x में घटाया तो वेव ये जो शेप है वो आगे बढ़ गया, x में ऐड किया तो ये जो शेप था ओरिजिन पर वो पीछे चला गया। टोटली मैथमेटिकल बात है, वही काम वहां कर रहे हैं। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो उल्टा बात, यदि टाइम फैक्टर एंड एक्स फैक्टर के बीच पॉजिटिव साइन होगा तो वे प्रोपैगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव साइन हो तो वे प्रोपैगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव साइन है और x इधर है, t इधर है, कभी t इधर हो सकता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना होगा, फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव से रिलेटेड, फेज एंड फेज डिफरेंस। तब वो समझ में आएगा कौन t उधर है, x इधर, x उधर, t इधर। तो करते हैं नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग।